हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, विच इज़ एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। नाउ इकोनॉमी होता है मीन्स जब हम किसी भी कंट्री के इनकम एक्सपेंस को और उनके फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं। सो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे पैसों के रिलेटेड और अलग अलग कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं वो देखेंगे। इकोनॉमिक्स का हम हिस्ट्री देखेंगे कि कितने साल पुराना है इकोनॉमिक्स, कब से ये यूज़ हो रहा है। सो इस चैप्टर में हम पूरा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव कॉटिलियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये न्यू सब्जेक्ट है, आपने पहले नहीं किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा, थियोरी सब्जेक्ट है ये। सो आंसर में अकॉर्डिंग टू कॉटिलियर द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ अर्थ। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। ये पुराना वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, तो इसे उस टाइम पर अर्थ बोला जाता था। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, एंड वेल्थ का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी, गोल्ड। मीन्स हमारे पास जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं या वैल्यूएबल एसेट्स हैं, उन सबको मिलाकर वेल्थ बोलते हैं। द पीस ऑफ लैंड विच हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ अर्थ। लैंड जो है उसे भी वेल्थ बोला जाता है। एंड दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थशास्त्र। ये जो अर्थ है इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, ठीक है। क्रिएशन ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थशास्त्र। यहाँ पर हम पैसा कमाते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, बिजनेस करते हैं, हम पैसा कमाते हैं और पैसे कमाने को बोलते हैं अर्थ, ARTH, और वो ही हमारा वेल्थ होता है। Kautilya calls the land as wealth which provides livelihood to man. कौटिल्य ने बताया था जो लैंड है ना वो हमारे लिए पैसा है, वेल्थ है। क्योंकि अगर आज से 100-200 साल पहले की बात की जाए तो आज से 100-200 साल पहले जो फार्मर्स थे वो लैंड पर डिपेंड करते थे। लैंड जो होता था वो उनके लिए अर्थ होता था, ठीक है। उस टाइम पर ज़्यादातर फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर कर जो भी प्रोडक्शन होता था उसे पर्सनल कंजम्पशन में भी लेते थे और सेल भी करते थे। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो लैंड से होता था। सो फार्मर्स के लिए लैंड क्या है? फार्मर्स के लिए लैंड उनका वेल्थ है। एंड सस्टेन हिम सो he provides the solution to get benefits of land and how to preserve it. कौटिल्य ने बेनिफिट्स ऑफ लैंड बताए थे कि लैंड के बेनिफिट्स क्या हैं। अब आप सोचो लैंड के बेनिफिट्स क्या हैं। हमें रहने के लिए काम में आती है, हम अपना घर बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और उस टाइम पर फार्मर्स के पास जितनी ज़्यादा लैंड होती थी उनका उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। सो इसे कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ लैंड। कौटिल्यस पर्पस वॉज टू शो द वेज ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दस कौटिल्यस इकोनॉमिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिक्स एंड मॉरलिटी। एथिक्स एंड मॉरलिटी का मतलब होता है, एथिक्स मीन्स ऑनेस्टली, ऑनेस्टली जिसमें कुछ भी हमें गलत नहीं करना है किसी का, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स का मीनिंग होता है सिद्धांत। सिद्धांत मीन्स जो पॉजिटिव होते हैं, जो मोरल होते हैं, कि मैं अपने बिजनेस में कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। जैसे कि सपोज़ करो कोई मिल्क सेल कर रहा है तो उसके एथिक्स हैं कि वो मिल्क में कभी भी पानी नहीं मिलाएगा। अगर कोई स्वीट्स बना रहा है तो स्वीट्स में कभी भी मिलावट नहीं करेगा। मैं अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स।
ठीक है। सो कौटिल्य का जो इकोनॉमिक्स था वो एथिक्स एंड मोरलिटी पर डिपेंड था। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। In 1890, Marshall defined economics in his book Principle of Economics। 1890 में मार्शल ने जो बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उसने क्या डेफिनेशन दी थी? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हम मैनकाइंड के लिए स्टडी करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्टडी करेंगे। और कौन सा स्टडी करेंगे? उनके ऑर्डिनरी बिजनेस में, कि उनका ऑर्डिनरी बिजनेस कैसे चल रहा है वो हम देखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट इन एवरीडे लाइफ पीपल यूजुअली सीक मटीरियल वेलबींग। हमने ये देखा है कि यूजुअली जो लोग होते हैं उन्हें मटीरियल वेलबींग होना है। मटीरियल वेलबींग किसे कहते हैं? मटीरियल वेलबींग का मतलब होता है कि पैसा सबको ज़्यादा चाहिए, क्लोथ्स अच्छे से अच्छे चाहिए, घर बहुत अच्छा चाहिए, गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, डायमंड्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लग्जरियस आइटम्स में एयर कंडीशंस चाहिए, कार चाहिए, टीवी चाहिए। मीन्स मटीरियल वेलबींग होना है सबको। मार्शल्स डेफिनेशन शोज दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सीक्स टू एक्सप्लेन how welfare means well-being is attained from material consumption। मार्शल ने बताया था कि हम इकोनॉमिक्स में एवरीडे एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की जो एवरीडे की एक्टिविटी होती है, हम उसका स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि लोग कितने वेलबींग हो रहे हैं, मटेरियल वेलबींग हो रहे हैं, उसके बारे में पूरा स्टडी करना है। सो ये नेम जो है मार्शल है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिक्स पर रिसर्च किया है और बुक्स लिखे हैं। सो ये नेम आपको आने वाले 11th 12th इवन कॉलेज में भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स पर बहुत सारा रिसर्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, explain the difference between economic activities and non-economic activities। Now economic activities और non-economic activities ऑलरेडी हम कवर करके आए हैं ओसी में एंड अकाउंट्स में भी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। नोट्स आपके सामने हैं, ठीक है। नोट्स आपको शायद मिल भी चुके होंगे। और अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं या आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो ये नंबर दिया हुआ है मेरा 9712342616। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। सो ये है द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आप होमवर्क में रीड करने के लिए मैं दे रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अच्छे से कवर किया है ओसी में। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लिखा हुआ है कि सर्विस, जॉब या प्रोफेशन, तो जब हमने ओसी की लिया था, ओसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पूरा हम कवर करके आए हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ फर्स्ट मीनिंग, microeconomics is the study or analysis of individual units of the economy like a person, family, firm or industry। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्सन को समझेंगे, फैमिली को समझेंगे या किसी फर्म को समझेंगे। ध्यान से समझना, ये इंडस्ट्री हटा दो यहाँ पर। नाउ किसी एक पर्सन की इनकम के लिए हम देख रहे हैं, किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल बिजनेस देख रहे हैं, या किसी एक फैमिली के बारे में हम देख रहे हैं
कि उस फैमिली के पास पैसा कितना है, उस फैमिली के पास बिजनेस कितना है, उस फैमिली की इनकम कितनी है। सो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम छोटी लेवल पर देख रहे हैं, हम हमारी कंट्री के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के टाइम पर क्लोथ का बिजनेस करने वाले लोग जो इंडिया में हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने कोरोना की प्रॉब्लम देखी थी और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के मैरिजेस कैंसिल हुए थे या मैरिजेस में लिमिटेशंस आ गई थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं लोग। सो क्लोथ का परचेजिंग जो है वो बहुत कम हो गया है लोगों की तरफ से। सो क्लोथ बिजनेस में जो भी लोग थे वो आज प्रॉब्लम में हैं। तो अगर मैं पूरे इंडिया का क्लोथ इंडस्ट्री देखूं तो वो बहुत ही डाउन जा रहा है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ द स्टडी और एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड विच इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हम पूरे ग्रुप के बारे में देखेंगे एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के बारे में देखेंगे या फिर एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी लेवल पर होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी लेवल पर होगा। स्टडी हाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इज स्टडीड। सो यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे कि किसी भी कमोडिटी या सर्विस का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे डिसाइड होता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है इट स्टडीड वेदर द प्राइस विल राइज और फॉल इन द इकोनॉमी, इट स्टडीज एंटायर प्राइस लेवल। यहाँ पर हम प्राइजेस के लिए देखेंगे या सर्विसेज या कमोडिटी या सर्विसेज के प्राइस कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, और यहाँ पर हम एंटायर प्राइस लेवल देखेंगे। एंटायर प्राइस लेवल मीन्स पूरी कंट्री में प्राइस लेवल कैसे चल रहे हैं उस प्रोडक्ट के। एनालिसिस assumptions about consumer and firms behavior are studied to analyze। यहाँ पर हम किसी एक कंज्यूमर या किसी एक फर्म का बिहेवियर कैसा है उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी लेवल पर है, किसी एक सिंगल पर्सन या सिंगल फैमिली के लिए है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, assumptions about production, income, price level etc are studied to analyze। यहाँ पर हम प्रोडक्शन देखेंगे, इनकम देखेंगे, लेकिन कैसे, पूरे ग्रुप का, पूरे स्टेट का, पूरी कंट्री का। तो ये जो लेवल होगा ये बहुत बड़ी लेवल पर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो बहुत ही छोटी लेवल पर हम स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम हाउ डज कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अचीव इक्विलिब्रियम इज स्टडीड हेयर। And how does entire economy get equilibrium is studied here। यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरे कंट्री की बात करेंगे। यहाँ पर हम किसी कंज्यूमर या किसी फर्म के बारे में देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी लेवल पर होता है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल फैमिली के लिए होता है कि उनकी इनकम में क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर होता है, बहुत बड़ी लेवल पर होता है। सो माइक्रो मीन्स वर्ड ही जैसे आपको बता रहा है, माइक्रो मीन्स छोटी लेवल पर स्टडी होती है, और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स बहुत बड़ी लेवल पर स्टडी की जाती है। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिस्टिकल information is necessary to know the direction and condition of growth of an economy। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ हो रहा है हमारा, सो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक हमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशंस नहीं होंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है या नहीं हुई है। अब स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आइए देखें। The trends and direction of complete economy can be known from the statistical information। हम ट्रेंड देखते हैं या डायरेक्शन देखते हैं किसका,
कंप्लीट इकोनॉमी का, पूरा इकोनॉमी, जैसे अगर बोलें कि इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं डेवलप कर रहा है? तो हम पूरी इकोनॉमी को देखेंगे और वहाँ से हम डिसीजन लेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रिलेटिवली द शेयर ऑफ national income and employment sector in agriculture got reduced। अब हम ये भी देखेंगे कि हमारा नेशनल इनकम में शेयर कितना है और हमारा एग्रीकल्चर में शेयर कितना है। मीन्स ओवरऑल हमारी इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है पूरे कंट्री की, और हमारा एग्रीकल्चर कैसा है, मीन्स हमारा खेती का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। At the same time, the share of industry and services continue to increase। यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा प्रोग्रेस हो रहा है तो हमारा जो शेयर है इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर में वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, सर्विस सेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए। दिस फैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली शोन विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जब तक हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, हमें नंबर्स पता नहीं होंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इट कैन बी सेड दैट फॉर नोइंग द इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इट्स डायरेक्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ यूजफुल। स्टैटिस्टिकल डेटा ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जो इनकम है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। सो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की ज़रूरत होती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन 5 तक देखे। हम ये क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ ही मैं पूरा कर रहा हूँ।